ने सॉल्व किया? आंसर आया? यस। पक्का? यस। ओके चलिए 4 ऑप्शन लिखते हैं। बंद कर दीजिए। नंबर 3 1.6 यूनिट and normal. Okay. Last one. 1.6. Okay. इसके अलावा किसका आंसर है? रेज वाला है। सबका आंसर एक ही है। That is 1.6. क्वेश्चन देखो। 49 gram of sulfuric acid. कितना? 49 gram of sulfuric acid हाँ। dissolved in 600 ml of water. 600 ml of water. Then calculate its normality. Logit क्लोज कर दो। हमको नॉर्मलिटी काउंट करने के लिए बोला है। फर्स्ट राइट द गिवन। व्हाट इज गिवन? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कौन है? सोल्यूट विल बी H2SO4 and solvent will be H2. सोल्यूट कितना है? 49 ग्राम और सॉल्वेंट 600 ml। ये हमारा गिवन है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम लोग नॉर्मलिटी फाइंड करते हैं तो हमको n का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे H2SO4 के लिए n का वैल्यू कितना है? 2। क्लियर है? ओके। फॉर्मूला आता है नॉर्मलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सही है गलत? बट ये किस में रहेगा? इसमें रहेगा। अब क्या ढूंढना होगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। बोलिए फॉर्मूला। क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। सही है गलत? सही। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे? इक्विवेलेंट वेट। फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n। तो पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, उल्टा चलना है। सही है गलत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या फाइंड करना पड़ेगा? H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98। तो यहाँ पे आएगा 98 डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा? 49। कितना रहेगा? 49। सही है गलत? सही। आगे बढ़ेंगे, क्या निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट वेट। मास कितना है? 49। इक्विवेलेंट वेट 49। कितना आएगा? 1। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना बन जाएगा? 1। देयरफॉर नंबर 3 नॉर्मलिटी इक्वल्स टू 1 into 1000 डिवाइडेड बाय 600। कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 10/6। सही है गलत? सही। देखो एक बार। ओके है? नहीं समझा? समझा। पक्का? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लिखो 50 ग्राम 50 ग्राम ऑफ
phosphoric acid. Phosphoric acid dissolved in 50 gram of phosphoric acid dissolved in 800 ml of water. 800 ml of water. Then calculate its normality. Read the question properly first. कोई पेजेस को टर्न नहीं करेगा. ठीक है, हो जाओ शुरू बिना पेजेस को टर्न किए. ना पेज टर्न होगा ना मुंडी गर्दन, ये भी टर्न नहीं होगी. का हो गया. चलिए ये आपका वर्क है, कंप्लीट कर देना है. नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा मैं. हो गया, अब कॉपी क्लोज कर दो. जब हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब दो बातें पढ़ी थी, एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म. सपोज हम आस्किंग यू दिस इज Na, एटॉमिक फॉर्म
मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो अकेला प्रेजेंट होता है उसको हमने बोला था एटॉमिक फॉर्म, और जिसमें एक से ज्यादा रहेंगे तो उसको बोले थे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म। सपोज मैं यहाँ पे H2 लिखूंगा तो इसको एटॉमिक बोलेंगे मॉलिक्यूलर, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? वो सेम टाइप के रहे या डिफरेंट टाइप के रहे? सेम टाइप के रहे या डिफरेंट टाइप के रहे, उसको एक से ज्यादा रहेंगे तो मॉलिक्यूल, और एक ही रहेगा तो उसको बोलेंगे एटम। समझ में आ रहा है? सही है। सपोज हम यहाँ लिखते हैं O2, समझ में आ रहा है? अकेला प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? चार्ज नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा प्रेजेंट है, चाहे वो सेम टाइप के रहे या डिफरेंट टाइप के रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। इफ किसी के ऊपर चार्ज है, इफ किसी के ऊपर चार्ज है तो उसको बोलेंगे आयन। आयन्स होते हैं, एटम होता है और मॉलिक्यूल। समझ गए? एटम का मतलब अकेला प्रेजेंट रहेगा, मॉलिक्यूल का मतलब एक से ज्यादा रहेंगे, वो सेम टाइप के हो सकते हैं या तो डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये रहेगा एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस। सपोज हम यहाँ लिखते हैं Na और Na+, इसको क्या बोलेंगे? एटम। इसको क्या बोलेंगे? आयन। यहाँ पे कौन है? मॉलिक्यूल। H2 को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। यहाँ लिखा मैंने H2+, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ कौन है? मॉलिक्यूल। यहाँ लिख दिया O2-1, इसको क्या बोलेंगे? आयन। समझ में आ गया? तो आयन क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, आयन, आयन, आयन। समझ में आ रहा है? सपोज आई एम राइटिंग हियर SO3, मॉलिक्यूल। पक्का? आई एम राइटिंग हियर SO4-2, आयन। समझ में आ गया ना? तो इससे फाइंड कर सकते हो किस फॉर्म में रहेगा। S, एटम, S8, मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस, एटम, P4, मॉलिक्यूल। पक्का ना? यहाँ से ये पता लगा सकते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा कि आयनिक फॉर्म में रहेगा। ओके, आई एम राइटिंग हियर Na, एटम, मॉलिक्यूल, एटम, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास नंबर 23। पक्का? यस। ठीक है, अब मैंने बोला मेरे हाथ में एक Na एटम है, एटम है मॉलिक्यूल? एटम। तो मेरे हाथ में कितने Na एटम है? एक। एक Na एटम के पास कितने प्रोटॉन रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे? 10 सेकंड सोचना है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मेरे पास एक Na का एटम है, उसके पास कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे? हो गया? कितने प्रोटॉन? 11। कितने इलेक्ट्रॉन? 11। कितने न्यूट्रॉन? 12। समझ में आ गया? यस। हम लोग कैलकुलेट करते थे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसी के हिसाब से आगे जा रहे हैं। आई एम राइटिंग हियर H2O, एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने टाइप के एटम्स हैं? 2। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के 1। हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 2। ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 1। H2O का एटॉमिसिटी 3। समझ में आ गया? yes. तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 2 रहेगा। ऑक्सीजन का एटम 1 है तो उसको बोलेंगे एटॉमिसिटी 1 रहेगा। H2O में 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का, तो उसको क्या बोलेंगे? 3। समझ में आ गया? क्लियर है? सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी 1, हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 3, मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी 4। पक्का? यस। यहाँ लिखा H2SO4, हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, टोटल एटॉमिसिटी 7। ओके, यहाँ लिखता हूँ H3PO4, हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 3, फास्फोरस का 1, ऑक्सीजन का 4, टोटल एटॉमिसिटी 8। एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, पक्का? यस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल्स? Na पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स? ठीक है, अब पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स का मतलब होता है वहां पे एटम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि
एटम को भी पार्टिकल बोलते हैं, या तो हम मॉलिक्यूल्स को भी पार्टिकल बोलते हैं, या तो हम आयंस को भी पार्टिकल्स बोलते हैं। तो पार्टिकल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आयोनिक फॉर्म में हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकते हैं, आयोनिक फॉर्म में हो सकते हैं। अब हमको देखना है कि ये ढूंढेंगे कैसे, हमको ये देखना है इनको ढूंढेंगे कैसे, ठीक है। तो जब भी सबसे पहले हमको देखना है कि 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स के हिसाब से गए तो क्या होगा, 1 मोल का मतलब कितने एटम्स, n एटम्स। 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूल के हिसाब से मॉलिक्यूल। 1 मोल का मतलब कितने आयन, समझ में आ गया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, 1 मोल में कितने एटम्स रहेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कितने आयन्स रहेंगे, ठीक है। इन केस अब सॉल्व करने के टाइम पे आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि वो एटम फाइंड करना है, मतलब 1 मोल का मतलब कितने एटम्स हो गए और कितने मॉलिक्यूल्स हो गए। तो सबसे पहले ये देखो कि जो कंपाउंड दिया हुआ है ये कौन से फॉर्म में है। वो 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा या तो वो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा। कितने फॉर्म में रहेगा, 2 फॉर्म। कौन से तो अच्छा रहेगा, ओके। हाँ, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा उसमें से डायरेक्टली, सॉरी जो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा तो उससे डायरेक्टली हमको क्या मिलेंगे, एटम्स। क्या मिलेंगे, एटम्स। तो 1 मोल का मतलब कितने एटम्स, तो एक वो एटॉमिक फॉर्म में है और उसका 1 मोल हमारे पास है, इसका मतलब हमारे पास कितने एटम्स है। सपोज हमने नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर दिया तो 1 मोल का मतलब Na एटम्स, तो 2 मोल्स का मतलब 4 मोल्स का मतलब 7 मोल्स का मतलब, समझ में आ गया। तो इफ कोई एटॉमिक फॉर्म में है तो हमको डायरेक्टली क्या मिलेंगे, एटम्स। लेकिन इफ कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो हमको डायरेक्टली एटम्स नहीं मिलेंगे, हमको क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या मिलेंगे हमको, मॉलिक्यूल्स। मैंने बोला मेरे पास 1 मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, इसका मतलब उस 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के पास कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मोल्स लेंगे तो 5 लेंगे तो 5, समझ में आ गया। लेकिन हमने बोला कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है फिर भी हमको उसके एटम्स फाइंड करने हैं। वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है फिर भी उसको क्या करने हैं, एटम्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए पहले आपको फाइंड करना होगा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से फाइंड करना होगा एटम्स। अब मन में क्वेश्चन आता है सर ये तो डायरेक्टली मिल जाएगा, 1 मोल का मतलब इतने एटम्स तो इतने मोल्स का मतलब कितने एटम्स, ये भी डायरेक्टली हो जाएगा। 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, 3 मोल्स का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में एटम्स का क्वांटिटी कितना है। तो डायरेक्टली एटम्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं। तो सबसे पहले क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स। और फिर क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को एटम्स में कन्वर्ट करेंगे और मॉलिक्यूल्स को जब एटम्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा तो पहले मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एटॉमिक फॉर्म में रहेगा तो एटम्स मिलेंगे। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो पहले मॉलिक्यूल्स मिले, वहां से क्या ढूंढने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। अब मैंने बोला 2 मोल्स, तो 1 मोल स्टार्टिंग, 1 मोल ऑफ Na, 1 मोल ऑफ Na एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर। तो पहले क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल ढूंढेंगे, नहीं। जब वो एटॉमिक फॉर्म में ही रहेगा तो उसके मॉलिक्यूल ढूंढना पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूल किसके ढूंढेंगे, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ये कौन से फॉर्म में है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कितने मोल्स है, और 1 मोल का मतलब क्या होता है, Na एटम्स। एटम्स कितने रहेंगे, Na का वैल्यू कितना आता है, 6.02 × 10⁻23। तो इतने क्या रहेंगे,
एटम्स रहेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। नंबर 2, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2, सबसे पहले क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? ऑफ CO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। कितना मोल ऑफ CO2 है? तो इसमें क्या होगा? 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल्स। किसके लिए? मॉलिक्यूलर के लिए। एटॉमिक में क्या होगा? 1 मोल इक्वल्स टू Na एटम्स। ठीक है, वो एटॉमिक फॉर्म में मॉलिक्यूलर। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? काल के ऊपर हाथ निकालोगे ऐसे, सीधे बैठो, इंटरेस्ट थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, तो आधे आधे तो बंद ही रहेगी। मॉलिक्यूलर फॉर्म में 1 मोल का मतलब होता है Na मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल का मतलब कितने होने चाहिए? Na मॉलिक्यूल। तो CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? Na। कितने रहेंगे? क्लियर है? अब मुझे ढूंढना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूल से एटम्स के लिए क्या करेंगे? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। किसके एटम्स ढूंढने हैं? किसके? हाइड्रोजन के। उसका एटॉमिसिटी कितना है? तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूल से जब एटम्स ढूंढने हैं, कितने मॉलिक्यूल से? और Na मॉलिक्यूल्स में से क्या ढूंढने हैं? एटम्स। किसके? उसका एटॉमिसिटी कितना है हाइड्रोजन का? तो अरे आप सॉरी कार्बन आएगा। कार्बन कितना आएगा? कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है? 1। तो इसको क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ठीक है। अब मैंने पूछा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? कैसे पता चला? मॉलिक्यूल्स कितने हैं? मॉलिक्यूल्स कितने हैं? Na। और मॉलिक्यूल्स से एटम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है? 2। मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? 2। तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो हमने कार्बन के एटम्स फाइंड किए, हमने ऑक्सीजन के एटम्स फाइंड किए। अब पूछता हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या करना पड़ेगा? पूरे मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी ढूंढना होगा। पूरे मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना है? पक्का? इसका आंसर कितना रहेगा? 3। कितना रहेगा? 3। हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो एक दूसरा एग्जाम, इसको देख लो पहले। बड़ा कंपाउंड या मॉलिक्यूल दिया है तो पहले उसकी एटॉमिसिटी फाइंड करें। एटॉमिसिटी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के बाद ही समझ में आ जाएगी। इसमें से तो फिर मतलब जितने नंबर बड़े होना अच्छा रहेगा। जैसे कि H2SO4 दिया है हमें, तो फिर हमें H2 के साथ जो भी हमारी एटॉमिसिटी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना रहेगा। हाँ, जिसके एटम्स फाइंड करना है उसकी एटॉमिसिटी। जैसे यहाँ पे कार्बन के एटम्स फाइंड करने थे तो कार्बन के एटॉमिसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन के एटम्स फाइंड करने हैं तो ऑक्सीजन के एटॉमिसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसे आपने जो एग्जांपल लिया वही लेते हैं। 3 moles of H2SO4। पहले ये डिसाइड करो जो एग्जांपल दिया हुआ है वो एटॉमिक फॉर्म में कि मॉलिक्यूलर? पक्का? तो मॉलिक्यूलर के लिए रिलेशन कौन सा है? 1 मोल का मतलब कितने मोल के लिए? 1 मोल के पास मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? जब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा तो पहले क्या मिलेंगे? और वो पता कहां से चलेगा? यहाँ से। 1 मोल का मतलब कितने मोल्स है? 3। तो कितने Na मॉलिक्यूल? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ
H2SO4 कितने? 3 पक्का? ये किसको नहीं समझा सिवाय मेरे? समझा? कहां से ढूंढा? 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, तो 3 मोल्स का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? कितना रहेगा? 3 सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। नंबर 2, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इधर ध्यान दो, पहले मुझे बताओ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3 Na। मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3 समझ में आ गया? तो पहले मॉलिक्यूल्स की तरफ ध्यान रखना है, क्योंकि जब एटम्स फाइंड करेंगे तो हमको क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूल्स पता होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखो कि पहले आपके मॉलिक्यूल्स कितने फाइंड किए? कितने फाइंड किए? 3 समझ में आ गया? अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, वहां से क्या ढूंढना है? तो मॉलिक्यूल से एटम ढूंढने के लिए क्या करेंगे? एटम में मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3 किसके एटम्स ढूंढने हैं? एटॉमिसिटी कितना है? 2 एटॉमिसिटी कितना है? 2 क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3Na। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3Na। जिसका अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए ये सिंपल है, इससे सिंपल नहीं कर सकते। कल जाके बोलेंगे 6 कहां से आया? सही है? तो कितना आएगा? 6Na। समझ आया? किसको नहीं समझा? ये समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे। ओके, हाँ। नंबर 3, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। सही है? मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1 अरे मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3 है। एटॉमिसिटी कितना है? 1 तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3Na कितना आएगा? 3Na। क्यों लिखा? समझ में आ गया? छोटे बच्चों के लिए। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? नहीं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सही है? एटॉमिसिटी कितना है? 4 मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3 क्या करेंगे? 4 नहीं समझा? ये तो हो गई इंडिविजुअल एटम्स। अब क्या करेंगे? टोटल एटम्स। एटॉमिसिटी कितने टोटल? 7 काउंट करना आता है? 4 और 1 5 और 2 7। सही है। हाँ। तो क्या करेंगे? 3Na into 7 आएगा। एकदम सही जा रहे हो, नहीं समझा? कोई लो एक बार। ऐसा आवाज आया तो पढ़ाने में मजा आता है। बंदर से बैठ रहे थे, बंदर से पेट के ऊपर बैठ रहे थे। हम जाते जाते देखते हैं बंदर, आपको लगता है कि इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। सपोज आपको एक गए घूमने के लिए और पेड़ के ऊपर 2-3 बंदर है, आप इधर कुछ काम कर रहे, खाना वाना खा रहे, बस देख रहे, कैसे लगता है? अच्छा है? अजीब हो गई? अजीब लगता है? हमको भी ऐसे लगता है। रिस्पॉन्स देते तो अच्छा लगता है, ठीक है? हम आपको बंदर नहीं बोल रहे, बोलेंगे तो नहीं कर सकते, ठीक है? देख लो। देखना है मतलब समझना है। पेंटिंग तो है नहीं। आप लोगों को आती है पेंटिंग? वो एग्जाम होता है ना, इंटरमीडिएट एलिमेंट्री ड्राइंग की एग्जाम दी हमने। क्यों? ड्राइंग ज्यादा अच्छा इसलिए? मेरा भी सर्टिफिकेट भी दे दिया एग्जाम, पास भी हो गए, कैसे पता नहीं। ठीक है? क्या समझा? पक्का? देखो फिर डेट के साथ आपको पूरा लिखना है, जो भी काम का लगता है वो लिख लो, नहीं काम का तो भी लिखना है। डेट लिखना है डेली के डेली। एक बार तो 10th में क्या
क्या होता था, बोर्ड यहाँ से शुरू होता था, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता था, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आपको 11th में पता चला होगा कि फिजिक्स में भी ऐसा होता है, कुछ यहाँ पे लिखा है, थोड़ा यहाँ लिखा और फिर बीच में ये लिखते हैं, फिर वहां लिखते हैं। तो ध्यान रखना है पहले क्या लिखा था, बाद में क्या लिखा था। ठीक है, हमको तो समझ में आ जाता है, आपका फर्स्ट टाइम है इसलिए। फिजिक्स में भी ऐसा ही, जितना मुझे पता है। समझा नहीं समझा? ऐसा कहा जाता है यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है मोल कंसेप्ट में से, और आप बोल रहे हैं समझ गया, अच्छी बात है। देखो ऐसा कहा जाता है कि जब एटम्स ढूंढने होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा। बायो में कितने चैप्टर तक कंप्लीट हो गए? कंप्लीट 2 हो गए, 2 चल रहे। मिलर चल रहा है, 1 हो गया खत्म, सेकंड चल रहा है। मानसी मैडम का फर्स्ट चल रहा है, फिजिक्स के 2 हो गए, तीसरा चल रहा है। अच्छा है ना, एग्जाम में 1 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब एग्जाम के लिए पढ़ते तो चैप्टर के नंबर देखो या मैटर देखते हो? चैप्टर के नंबर कितने हैं? तो फिजिक्स के 2 और केमिस्ट्री का इक्वली हो गया। इधर लिख सकते हो, इधर क्या लिखना एंड में? मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स रहेंगे तो लिख देना हर किसी में। ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स, Na एटम, 3 Na एटम। इसमें मॉलिक्यूल्स, एटम्स एटम। क्या हुआ लव? गला खराब हुआ? इधर ध्यान दो, थोड़ी देर के लिए ध्यान दो। स्टॉप राइटिंग। थर्ड एग्जांपल, 6.5 moles of N2O3। ठीक है,
एटॉमिक फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो पहले आपको रिलेशन कौन सा यूज करना पड़ेगा? 1 मोल का मतलब Na मोलेक्यूल। तो कितने मोल्स? 6.5। तो पहले क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, लास्ट में फाइंड करोगे समझ में आ गया? नंबर 4 3.9 moles of KHSO4 एटम है, मॉलिक्यूल है? इधर ध्यान तो बाद में लिखना। 3.9 मोल है, तो पहले मॉलिक्यूल है एटम? रिलेशन नंबर 1 मोल इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स। तो इतने मोल्स का मतलब कितने मॉलिक्यूल, समझ गए? फिर आपको मॉलिक्यूल्स मिल गए, फिर क्या करोगे? एटम्स ऑफ K, एटम्स ऑफ H, एटम्स ऑफ S और एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और एंड में फाइंड करेंगे टोटल। समझ में आ गया? हो जाओ शुरू। KHSO4 दिस इज N2O3, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3, KHSO4, K1H1S1O4। अपना काम कर समाज सेवा बाद में।
नंबर 5 भी है, 4 होने के बाद रुकना नहीं है। सही ना? चलिए इधर ध्यान दीजिए। नंबर 3 नंबर 4 बहुत इजी है, छोटे बच्चों वाले ये, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O3 कितने रहेंगे? 6.5 Na। सही है। मॉलिक्यूल इधर ध्यान दो, लिखना नहीं है। नाइट्रोजन के एटम्स कितने रहेंगे? 2 into 6.5 Na। मल्टीप्लिकेशन आपको आता है। ऑक्सीजन 3 into 6.5 Na। टोटल 5 into 6.5 Na। डन? ओके। लिखना नहीं है, समझना, इधर ध्यान दो। लिखने के लिए तो बाकी टाइम है। नंबर 4 3.9 मोल्स है, ये मॉलिक्यूल है एटम।
पहले क्या मिलेंगे? तो क्या होगा? 3.9 Na molecules of KHSO। फिर कितने? 3.9 Na। हाइड्रोजन ऑफ एटम्स 3.9 Na एटम। एटम्स ऑफ K 3.9 Na। एटम्स ऑफ सल्फर 3.9 Na। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 3.6 Na। 4 into 3.9 Na atoms. Total atoms 7 into 3.9 Na atoms। ठीक है? अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे देखो मोल्स दिए हैं, यहाँ पे ग्राम मतलब क्या दिया हुआ है? मास। कुछ लोगों ने वैसी गंगा में हाथ धो लिया और बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, आगे बढ़ते गए। ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को पढ़ो, समझो। ठीक है? तो क्वेश्चन में मास दिया हुआ है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज को कंपेयर करेंगे। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मास आता है 180 ग्राम। यहाँ पे कितना है? 36 ग्राम। का मतलब कितना मोल? तो यहाँ पे जो मोल्स निकलेंगे 0.2। कितने मोल्स निकलेंगे? 0.2। इक्वेशन क्या कहता है? 1 मोल का मतलब होता है Na मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना ग्लूकोज 6H12O3 एटॉमिक मॉलिक्यूलर। तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड 1 मोल इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल। कितने मोल्स हैं? 0.2। तो मॉलिक्यूल्स रहेंगे 0.2 Na। मॉलिक्यूल्स रहेंगे 0.2 Na। किसके मॉलिक्यूल्स? ग्लूकोज के। अब क्या ढूंढने होंगे? कार्बन के एटम। तो क्या करेंगे? 6 into 0.2 Na एटम्स। किसके? कार्बन के। हाइड्रोजन के 12 into 0.2 Na एटम्स। लास्ट में 6 into 0.2 Na एटम्स। लास्ट में 24 into 0.2 Na एटम्स। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो इस प्रकार से हमने ये सब कुछ सॉल्व किया। एक बात तो ध्यान रखो, 10th और 11th में डिफरेंस आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। एक बात का ध्यान रखना है, जो पढ़ते हैं स्कूल में, जब तक घर में जाके उसको सॉल्व नहीं करोगे, उसको पढ़ोगे नहीं, उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो कुछ नहीं आएगा। पहले बोल रहा हूं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। करना कैसे है? घर जाना है, जो आज पढ़े थे एक मिनट उसमें से कोई भी 2-4 एग्जांपल देके सॉल्व करके देखो कि स्कूल में तो आ रहा था, घर में जाके आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार पढ़ के देखो, जब पढ़ोगे खुद सॉल्व करोगे तो डाउट्स बनेंगे, और जब डाउट्स बनेंगे, डाउट्स सॉल्व होंगे, तो एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है? इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, और आपका टाइम जाएगा ना। आप घर से ये कर पाओगे ना दूसरा कर पाओगे। तो जो कर रहे हैं वो अच्छे से करो, अच्छे से समझो। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अभी तो फर्स्ट चैप्टर है, जब 2-4 चैप्टर चल जाएंगे तो पहले चैप्टर का भी क्वेश्चन क्लास में पूछेंगे, नहीं आया तो खड़ा रखे के लिखने के लिए मिलेगा। फिर आप बोलोगे सर टाइम कहाँ से लाए, वो आपका प्रॉब्लम है। तो टाइम को मैनेज करना सीखो, तो इट्स बेटर। अच्छे से घर जाओ, अच्छे से समझो। जितने एग्जांपल यहाँ पे करवा, रैंडमली कोई भी 2-4 क्वेश्चन देखो, आंसर नहीं है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो ये देखो पहले कहाँ गलती हो रही है। जब खुद की गलती खुद निकालोगे ना, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम आपसे वो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। तो ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन वैसे ही था, कंसेप्ट जिसको समझा था, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया था। उनको पता चल गया यहाँ पे मास दिया है, उन्होंने मास से मोल फाइंड किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया, कुछ लोगों ने गलत सॉल्व किया। इसका मतलब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। कि क्वेश्चन को समझो और उसके हिसाब से, अपने हिसाब से क्वेश्चन को मत चलाओ, आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आप चलो।
तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आपको ये समझ में आएगा, कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, तो ही आप फाइंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो बी केयरफुल, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 13.8 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl दे देते हैं, यहाँ पे सिंपल है Na2O। तो पहले 2-4 एग्जांपल मोल्स के दिए, तो चले मोल्स के हिसाब से। अब मास से दे रहा हूं तो वो समझ के बीच में पार्टिकल्स भी डाल सकता हूं, मैं वॉल्यूम भी दे सकता हूं। बेल बजने का मतलब ये नहीं कि लेक्चर खत्म हो गया, जब तक हम क्लास में है लेक्चर कंटिन्यू है। ठीक है, Na2O पहले आपको ढूंढना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास, वो आएगा 23 + 16
62 तो लिखेंगे 62 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। कितना है 13.8 ग्राम का मतलब कितना मोल 0.22 कितने मोल 0.22 सही है। अरे भाई लिखना नहीं है इधर ध्यान दो समझेगा तो आएगा ठीक है। इसके बाद बोलूंगा ना इसका क्लास के बाद भेजूंगा मैं। 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स Na कितने हैं 2 Na मॉलिक्यूल्स सही है। किसके मॉलिक्यूल्स हैं Na2O फिर ढूंढेंगे एटम्स ऑफ Na तो 2 into 0.22 Na एटम्स ऑफ Na सही है। उसके बाद ढूंढेंगे 1 into 0.22 Na किसके एटम्स फिर ढूंढेंगे 3 into 0.22 Na एटम्स किसके ये ऐसा क्यों लिखा मैंने किसके लिए छोटे बच्चों के लिए ठीक है बंद कर।